हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने जो हमारे प्राकृतिक संसाधन में भूमि और मृदा को पढ़ा था और बाकी हमारे बचते थे जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। तो बाकी जो ये तीन बचे थे जल, वनस्पति और वन्यजीव संसाधन, इनको हम आज के हमारे इस वीडियो क्लास में कंप्लीट करेंगे। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने इन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया, क्योंकि आपका एक चैप्टर जो है वो काफ़ी बड़ा है। तो चलिए भाई जल्द से स्टार्ट करते हैं। हमने भूमि को पढ़ लिया, मृदा को पढ़ लिया कि कैसे मृदा जो है वो हमारे कैसे काम आती है और फिर हम उसको कैसे संरक्षित कर सकते हैं। जो हमारा मृदा और भूमि जो हमारी प्राकृतिक संसाधन थे उनको हमने डिटेल में पढ़ लिया था। अगर किसी ने हमारा लास्ट वीडियो ना देखा हो तो पीछे जाके लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। चलिए भाई शुरू करते हैं। अब जल के बारे में, जैसे हम पहले जल को एक स्पेसिफिक क्लास में हम पढ़ चुके हैं जल के बारे में सब कुछ, पर उसमें हमने ये पढ़ा था कि हमारे अर्थ पर जल कितना है और कैसे क्या कुछ है। पर आज हम जल एक संसाधन के रूप में है, कैसे हमें उसे सुरक्षित रखना चाहिए, कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं भाई। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। अब यहीं मैं आपको हमेशा से बोलती हूँ कि एनसीईआरटी की हर लाइन में अपना एक मीनिंग छिपा होता है। तो यहीं आगे देखिए, एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। जल जो है वो नेचुरल है, प्राकृतिक संसाधन है। अगर वो खत्म हो जाएगा तो हम किसी तरह भी इंसान उसे नहीं बना सकते, इसलिए इसे प्राकृतिक संसाधन कहा गया है। ठीक है ना। जिसे इंसान बना लेते हैं, ह्यूमंस बना लेते हैं, उसको मानव संसाधन कहा जाएगा। और जिसे नेचर ने, प्रकृति ने हमें दिया है, वो क्या है, आपका प्राकृतिक संसाधन है। और नवीकरणीय, अब इसके अंदर ये एक बात और ऐड हो गई कि नवीकरणीय। अब नवीकरणीय क्या है, जो दोबारा बनता रहता है। बनता कैसे रहता है भाई, आपने मोटरसाइकिल देखा होगा, बारिश होती है, बारिश से धरती पर आता है, फिर वाष्पित होता है ना, समुद्रों से जल वाष्पित होता है। समुद्रों से या कहीं भी, जहाँ भी जितनी भी वाटर बॉडीज है, जब बहुत ज़्यादा हीट होती है, गर्मी होती है, तो क्या होता है, समुद्र का जल वाष्पित होता है और वाष्पित होकर वो आकाश में पहुंच जाता है, फिर वह संघनित हो जाता है, वहाँ से फिर वापस बारिश के फॉर्म में धरती पर वापस आ जाता है ना। तो इसलिए इसे नवीकरणीय कहा गया है। नवीकरणीय इसलिए कहा गया क्योंकि एक नवीकरणीय संसाधन है। संसाधन के टाइप हो गए कि ये मानव निर्मित है या आपके प्राकृतिक है, और उसके अंदर भी हो जाता है कि नवीकरणीय है या कैसे, जो हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। आपको याद हो, जब हमने सिर्फ संसाधन को पढ़ा था तब उसमें हमने इसके पार्ट्स को पढ़ा था कि ये किस तरह के संसाधन में किस इनकी अलग अलग फॉर्म्स बताई गई थी, वहाँ हमने इन्हें पढ़ा था। तो आपको ये समझ आ गया नवीकरणीय है। तो चलिए भैया अब आगे चलते हैं। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है। जब हमने जल का चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने अच्छे से पढ़ा था कि अर्थ का जो है वो 3/4 भाग जल से ढका हुआ, यानी कि अर्थ के, हमारी जो पृथ्वी है उसके 71% पर पानी है, इसलिए इसे नीला ग्रह, जल ग्रह कहते हैं, है ना। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में प्रारंभ हुआ था। कि जो अब यहाँ ये बताया गया है कि 3.5 अरब वर्ष पहले जब जीवन की शुरुआत हुई थी ना, जब जीव पनपा था, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आया हो, चाहे छोटा सा जीवाणु बना हो, ठीक है ना, वो कहाँ से शुरू हुआ था, महासागरों से। ऐसा नहीं कि सीधा अर्थ पे, नहीं, जैसे जैसे धीरे धीरे फिर आपकी जो ओजोन लेयर बनती गई, ओजोन लेयर बनने के बाद में हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर जीव का, मतलब कि जो सतह पर जो स्तनधारी है वो सतह पर या भूमि पर पनपने लगे थे। ठीक है ना। उससे पहले जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, आपको पता होना चाहिए। जीव की शुरुआत आपके महासागरों से हुई थी। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं। ठीक है ना। यानी कि हमारी जो हमारी पृथ्वी है, हमारी अर्थ है, उसके 2/3 यानी 2/3 भाग पर पानी ही है और विविध प्रकार के पौधे और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है, ये ध्यान रखिएगा। महासागरों का जल कैसा, लवणीय। लवणीय का मतलब होता है इसके अंदर नमक है, खारापन है, जिसको आप सोडियम क्लोराइड वगैरह ये कुछ ऐसे बोलते हैं ना, वो चीज़ है। तो उसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में सीधा नमक बोल देते हैं। ठीक है ना। तो मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है, और वो इतना खारा है कि हम उसको, जैसे अब हमें यूज़ के लिए पानी, अब हमें सोचते हैं कि पीने के लिए मीठा पानी चाहिए, पीने के लिए नहीं, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खाना पकाने के लिए, घर की सफाई के लिए, खेतों में सिंचाई के लिए, उद्योग धंधों के लिए, इन सब के लिए हमें पानी की जरूरत पड़ती है। और खारा पानी हम कहीं यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो इसलिए जो समुद्रों का पानी है वो हमारे यूज़ का नहीं है, मानव उपभोग का नहीं है। और जो अलवण जल है, लवणीय जल, खारा जल, और आपका ये अलवण जल केवल 2.7% ही है। इसका लगभग अब जो ये अलवण जल आपका कितना है हमारी अर्थ पर, 2.7, यानी कि जो आपका, अब आपको वो 100% जो पानी है आपकी अर्थ पर, उसमें से 97% लगभग खारा पानी है और आपका 2.7% ही शुद्ध पीने लायक मीठा पानी है, ये समझ लीजिए। और जो 2.7% है ना, उसका भी लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में, यानी कि जो 2.7 है, अब उस हम 2.7 को 100 मान लें तो उसमें से भी 70%, यानी कि 2.7 जो है उसमें से भी 70% पानी जो है वो बर्फ की चादर यानी आपके ग्लेशियर्स में और यहाँ है, जैसे अंटार्कटिका,
है ना। और आपके उसमें साउथ सदर्न पोल के अंदर क्या सॉरी नॉर्थ पोल के अंदर आपका वो रूस वगैरह कनाडा, ये जो एरिया है ऊपर वाले जो आपके शीत कटिबंध आ जाते हैं, यहाँ क्या है बर्फ़ जमी हुई है, बर्फ़ में है वो पानी, उसको भी हम हमारे यूज़ में नहीं आ सकता। अगर वो पिघलेगा तो नदियों के जरिए सीधा समुद्रों में चला जाएगा, है ना। और ऐसा ही है ना, अगर अगर उसको पिघला दिया जाए तो भी हम उसको एकदम से यूज़ नहीं कर सकते। वो क्या होगा, नदियों के जरिए समुद्रों में जाएगा, तो वो पानी भी हमारे यूज़ में नहीं आता है। हाँ, धीरे धीरे यूज़ में आ सकता भी, हाँ, जैसे धीरे धीरे पिघलता रहे हल्का हल्का और नदियों में आता रहे, उसको हम यूटिलाइज करते रहे। अगर एकदम से पिघल जाएगा तो वो वेस्ट है हमारे लिए, ठीक है ना। आगे, अपनी स्थिति के कारण मनुष्य की पहुंच के बाहर है, यानी कि उस पानी को भी हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। केवल 1% पानी अलवण जल उपलब्ध है। अब यहाँ देख लीजिए, केवल 1% पानी जो है वो अलवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। सिर्फ 1% ही पानी है जो अलवण है और जिसको मानव उपयोग कर सकता है। अब वो 1% कैसे, आपके ये जो ग्लेशियर्स है इनको निकालने के बाद बताया कि 2.7 में से जो 2% में तो वही चला गया, यानी कि लगभग 3% ही है। अब 3% में से क्या है कि लगभग 2% पानी आपका समुद्र इसमें ग्लेशियर्स में है, ठीक है ना। और जो बचता है 1% पानी, वो ही आपके यूज़ का है और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। और वो हमें कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा हमें भौम जल, नदियों, झीलों, पृष्ठीय जल के रूप में, यानी कि भूमि के अंदर जो जल है जिसको हम कुओं से ट्यूबवेल लगाकर हैंडपंप लगाकर निकाल सकते हैं, आपकी नदियों में है, झीलों में है, ये पानी आपका क्या है। और जो वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में मौजूद है, ठीक है ना, वो पानी आपका क्या है, अलवण जल है, उसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलिए भाई, इसलिए अलवण जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। अब इतनी कम इसकी क्वांटिटी है तो इसलिए क्या, अब भाई जो मूल्यवान चीज़ कौन सी होती है, जो कम होती है, जिसकी कम होती है और जो जरूरी होती है, जरूरी हो और कम हो, वो आपके लिए मूल्यवान है। पानी और हवा आपके लिए बहुत ही मूल्यवान है। पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, किसी तरह से भी संभव नहीं है ना, तो इसलिए आपका ये बहुत ही मूल्यवान है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर है, पानी की जो मात्रा वो स्थिर है, ठीक है ना। जैसे कि भाई आपका वाटर साइकिल चलता रहता है, पर क्या है, अब ज़्यादा पानी वेस्ट करोगे, बारिश के ज़रिए ज़्यादा पानी, बारिश हो रही है, पानी मिल रहा है आपको, पर वो पानी क्या है, आप एकदम से सारा यूज़ नहीं कर रहे हैं ना। अभी हमने ऐसे टेक्निक्स भी यूज़ नहीं किए, हम बारिश का सारा पानी यूज़ करें, वो सारा पानी बहकर नदियों में, नदियों से समुद्रों में पहुँच जाता है, तो उसको भी हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं सारे को। चलिए अभी इसको आगे पढ़ेंगे। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है। और एक बात और है कि हमारी अर्थ पर इक्वली हर जगह बराबर बराबर पानी नहीं है। जो ये आपका शुद्ध पानी है ये हर जगह मौजूद नहीं, कहीं अच्छी क्वांटिटी में है, कहीं कम है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वहाँ की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। गतिशील का मतलब आपका जो वाटर साइकिल है, जो पानी आपका बारिश में फिर वाष्पित होकर बादलों में, समुद्रों में इस तरह से सर्कुलेट हो रहा है, तो वही यहाँ बताया गया है कि वाष्पीकरण, वर्षण और वहाँ की प्रक्रियाओं के द्वारा महासागरों में पहुँच जाता है। वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। पानी जो है गतिशील कंटिन्यू चल रहा है, जैसा कि आप जानते हैं, जिसे हम जल चक्र कहते हैं। हिंदी में से जल चक्र और इंग्लिश में आप इसको वाटर साइकिल बोल सकते हैं। मनुष्य जल की बहुत बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में करता है, मतलब हम जो पानी है, अब हम सोचें हम तो पानी का बहुत कम यूज़ करें, पीने के लिए करें, नहीं, पीने के लिए, धुलाई में ही नहीं करता। इसके अलावा देखो इसमें बहुत से काम बताए, वरन उत्पादन प्रक्रियाओं, जैसे कि आप उद्योग धंधे लगा रहे हैं, उनमें कृषि जो कृषि हो रही है, कृषि में भी तो पानी का यूज़ होता है। ये सब उत्पादन प्रक्रिया है आपकी, कृषि में, उद्योगों में, बांधों के, जलाशयों में। अब बांध बनाए जाते हैं, जहाँ जलाशय बनाए जाते हैं, वहाँ जब बिजली पैदा की जाती है ना, बिजली पैदा करना, विद्युत उत्पादन, ये सब क्या है, आपके काम है, जो आप सिर्फ घरेलू यूज़ में ना करके, भाई पानी पीने में, कपड़े धोने में या नहाने में या बर्तन साफ करने में, इन सब चीज़ों में यूज़ ना करके आप कृषि में कर रहे हो, उद्योग धंधों में कर रहे हो, बांधों में जलाशय बनाकर वहाँ जब आप बिजली का प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, तो उन सब चीज़ों में आपका पानी यूज़ हो रहा है। और कौन सा, मीठा पानी, जो आपका शुद्ध पानी है वो यूज़ हो रहा है, ठीक है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल के प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या। अब जल स्रोतों के सूखने और जल के प्रदूषण, अब भाई जल की कमी हो रही है ना, वो किस वजह से हो रही है, वाटर साइकिल तो कंटिन्यू चल रहा है, पर कमी क्यों होती जा रही है, इसलिए भी हो रही है कमी। एक तो जल स्रोतों के सूखने, एक तो भाई स्रोत कब सूखेंगे, जब हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। और जल का प्रदूषण, अब पानी को प्रदूषित भी तो किया जा रहा है ना, कैसे, भाई फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल्स हैं, और भी घरों से निकलने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ, जो हमारे घरों का कूड़ा है, जो कूड़ा कचरा है या गंदगी जो भी है, वो हम पानी में डाल देते हैं, वाटर बॉडीज़ में चला जाता है। आप खेतों में जो बहुत ज़्यादा रसायन डाल रहे हैं,
है ना, उर्वरक डाल रहे हैं, कीटनाशक डाल रहे हैं, वो सब भी क्या होता है, बारिश होती है जब पानी का फ्लो बनता है तो वो सब भी ऐसा थोड़ी है कि वो रसायन डाल दिया और वो खत्म हो गया। कुछ % उसका फसलों में जाता है और बाकी जो बचता है वो आपकी ज़मीन में ही रह जाता है। और जब बारिश आती है तो वो पानी में घुल के, पानी के साथ बहकर आपके नदियों में या आपके अंडरग्राउंड वाटर तक भी पहुंच जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये सब क्या हो रहा है, पानी को प्रदूषित कर रहे हैं। अलवण जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारण है बढ़ती जनसंख्या। अब जनसंख्या बढ़ेगी तो देखो भाई सीधी सी बात है, जब जहाँ 10 आदमियों को पानी की जरूरत है, 10 लीटर काम चल जाए, 10 लीटर पानी में 10 आदमियों का गुजारा हो जाता था, अब वहीं आदमी 100 हो गए हैं तो पानी भी 100 लीटर चाहिएगा ना। वही बात है कि जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, उनके भोजन में, नकदी फसलों में बढ़ती मांग है, नगरीकरण बेहतर होता, जीवन स्तर बेहतर होने का मतलब पहले क्या होता था, कुओं से पानी लाया जाता था, तालाबों से, तो वहाँ से अगर पानी हमें कहीं दूर से पानी ला के यूज़ करना पड़े ना तो हम बहुत देख देख के उस पानी को यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि उसको यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमें वहाँ से लेके आना है। अब पानी हमारे नलों के द्वारा हमारे घर आ रहा है तो हम बड़े बड़े टैंक बना लिए हैं, छतों पर टंकियाँ रख ली हैं, हर जगह बाथरूम में नल है, किचन में नल है, आपका वॉश बेसिन पे नल है, हर जगह नल खोलते हैं। जहाँ 1 गिलास से काम चलता है वहाँ 1 बाल्टी पानी यूज़ हो रहा है। तो ये आपका बेहतर होता जीवन स्तर है। ठीक है ना, जिसमें हम पानी को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, कपड़े ज़्यादा धुल रहे हैं, बढ़ता नगरीकरण है। ठीक है ना, इन सब चीज़ों में फसलें हैं, फसलों में नकदी फसलें जिनसे हमें भी हमारी इनकम होती है, तो हम ऐसी फसलें जो पानी की रिक्वायरमेंट जिनमें ज़्यादा होती है, जैसे आपके चावल है, इनमें हमेशा पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है ना, बहुत सी ऐसी फसलें जिनमें पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो उन सब चीज़ों में क्या हो रहा है, आपका अब जनसंख्या बढ़ रही है तो हर चीज़ की डिमांड बढ़ रही है, और डिमांड बढ़ रही है तो उनमें भी तो पानी का यूज़ होता है भाई। जनसंख्या को पीने, नहाने, खाने के लिए नहीं, बाकी जो फसल है, खाना जो अनाज है, सब्जियां हैं, फल आ रहे हैं, वो भी पेड़ पौधों में पानी यूज़ होता है। ठीक है ना, उद्योग धंधों में पानी यूज़ होता है। तो हर जगह, और आपका जो बेहतर होता है जीवन स्तर है, इन सब चीज़ों में आपका पानी यूज़ होता है ना। तो इससे क्या हो रहा है कि पानी की भी, जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे ही पानी की भी आपूर्ति जो है, पानी की आपूर्ति की कमी सामने आ रही है भाई। पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही है लोगों में, या फिर उनके जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे उसी तरह से पानी भी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ये तो आपकी यूज होगी। अब जल उपलब्धता की समस्या, इसको ध्यान से पढ़िए। एक तो जल उपलब्धता, इन्होंने उपलब्धता भी लिख दी और समस्या भी, यानी कि जल प्राप्त सही टाइम पर पहुंचाया जाना, हर जगह पहुंचने की समस्या हो गई एक तरह से, हर किसी को उपलब्ध होने में समस्या आ रही है, ये बात यहाँ बताई गई है। तो विश्व के कई प्रदेशों में, जैसे विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अब यहाँ विश्व की बात हो रही है, तो जैसे आपका अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, एशिया के आपके पश्चिमी और दक्षिणी भाग, ठीक है ना, जिसके अंदर आपका दक्षिणी एशिया में आपका भारत भी शामिल हो जाता है। दक्षिण अमेरिका के भाग, दक्षिण अमेरिका देखिए, यूएसए, अमेरिका को भी हम बोलते हैं कि भाई बिल्कुल डेवलप्ड कंट्री है, फिर भी वहाँ भी जो है पानी की कमी है। और पूरा ऑस्ट्रेलिया, यहाँ क्या है, अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहां अक्सर सूखा ऐसी है कि यहाँ टाइम पर सही ढंग से वर्षा नहीं होती है और यहाँ अक्सर सूखा पड़ता है। ठीक है ना, इनमें जल अभाव की अधिक समस्या बनी रहती है, यानी पानी के अभाव की समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी और वार्षिक वर्षण और मौसमी, ठीक है ना, मतलब कि जैसे सालाना बारिश होती है उसमें, और मौसम भी वहाँ का इसी तरह का है कि वहाँ हमेशा पानी की कमी बनी रहती है। अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण। अब यहाँ संदूषण को समझिए। संदूषण का मतलब आपका हो जाता है कि जल स्रोतों का दूषित होना, वहाँ के पानी का दूषित होना, किसी तरह के रसायन, जैसे फैक्ट्री, उद्योग धंधों के रसायन, आपके घर की गंदगी वगैरह, कूड़ा कचरा, और खेतों का जो मैंने आपको बताया था कीटनाशक वगैरह, या किसी भी जानवर का, भाई मरे हुए जानवरों का उसके पानी के अंदर गल सड़ जाना, इस तरह से क्या हो रहा है, आपका पानी दूषित हो रहा है। ये भी जल के दूषित होने के कारण है, और इन कारणों से आपका जल का जो क्या हो रहा है, पानी का या जल का अभाव हो रहा है। ठीक है ना। अब ये तो हमने समस्या बढ़ ली, उपलब्धता की समस्या, भाई कैसे कैसे क्या क्या समस्या आती है। कुछ प्राकृतिक हैं, जैसे बारिश टाइम पे, भाई बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहाँ बारिश नहीं हो रही है ना। कुछ तो प्राकृतिक है, वहाँ की जलवायु, और उसके ऊपर वैसे तो जलवायु का इफेक्ट भी, अगर जलवायु चेंज हो रही है, जलवायु का इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो भी मनुष्यों के कारण है, क्योंकि बारिश अगर कम हो रही है, क्योंकि पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, है ना, गर्म हमारा जो ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इस वजह से क्या हो रहा है कि मौसम में चेंज आ रहा है। मौसम के चेंज के पीछे भी इंसानों का ही हाथ है, पूरा नहीं पर काफ़ी हद तक है।
ठीक है ना। इसी तरह से जल संदूषण, अब जल को प्रदूषित किया जा रहा है तो वो भी कैसे हो रहा है, तो ये सब चीज़ों से जल का अभाव हो रहा है, इसीलिए जल की जो उपलब्धता है उसमें समस्याएं आती हैं। अब हम पढ़ते हैं जल संसाधनों का संरक्षण। अब हमने जो हमारे जल संसाधन है उसके बारे में हमने पढ़ लिया, भाई जल कितना है, क्यों जरूरी है, कहाँ का यूज होता है। अब उसका संरक्षण पढ़ते हैं कि जल को कैसे संरक्षण मतलब बचाया जा सकता है, सुरक्षित रखा जा सकता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हमने यूज करना, हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी तो इसे यूज करना है ना। भाई हमारे बुजुर्ग, हमारे जो बुजुर्ग थे कि हमारे से पीछे वाली पीढ़ियां हमें देखे गई है, तो हमारा भी उत्तरदायित्व बनता है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को इसे सौंपें। तो आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। भाई ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई, शुद्ध पर्याप्त जल स्रोत, ठीक है ना, कि जहाँ शुद्ध भी हो और पर्याप्त हो, बहुत हो, पानी यूज के लिए काफ़ी हो, यानी कि जिससे हमारा गुजारा हो सके, इतना पानी हो। ये क्या एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है इस क्षीण होते संसाधन के। अब ये संसाधन क्या कमजोर होता जा रहा है, जो हमारा पानी का संसाधन, पानी जो हमारा प्राकृतिक जल संसाधन है, ये क्या है कमजोर पड़ता जा रहा है। कमजोर मतलब इसमें कमी होती जा रही है। तो इसके संरक्षण के लिए भैया हमें कदम उठाने चाहिए। यद्यपि एक नवीकरणीय संसाधन है, फिर भी एक नवीकरणीय संसाधन है, बारिश होती है तो हमें ये मिल जाता है, यानी वापस ये वाटर साइकिल से, जैसे समुद्रों से या कहीं से भी जैसे पानी वाष्पित होता है जल स्रोतों से और फिर वो बारिश के रूप में हमें मिल जाता है। पर फिर भी हमें इसका अति उपयोग और प्रदूषण से, इस मतलब कि अति उपयोग और प्रदूषण ने इसे हमारे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना दिया है। एक तो हम ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, ऊपर से हम उसका प्रदूषण कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए ये चीज़ हमें कम होती जा रही है। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, ठीक है ना, अशोधित या आंशिक रूप से, यानी कि बिल्कुल ही अशोधित का मतलब जिसको साफ नहीं किया गया है, या आंशिक रूप से थोड़ा बहुत साफ किया हुआ शोधित वाहित मल, या कृषि रसायनों या विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिश्रावित जल से प्रमुख संदूषक हैं। ये सब चीज़ें देखिए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इन्होंने क्या क्या है, अशोधित या आंशिक रूप से शोधित, यानी कि या तो बिल्कुल गंदा है या उसको थोड़ा बहुत साफ, वो वाहित मल, वाहित मतलब पानी में बहा के आ रहा है, नालियों में गंदगी, जैसे आपके सीवरेज का पानी वगैरह, ये सब। कृषि रसायनों का विसर्जन, खेती में जो रसायन डाले जाते हैं वो सब चीज़ें अब मिट्टी में मिलते हैं, पानी में मिलते हैं, है ना। और जल निकायों में, जल निकाय का मतलब होता है आपके जल के स्रोत, जैसे आपके तालाब, झील, नदियाँ, इनमें औद्योगिक बहिश्राव, उद्योगों से बहाया जाने वाला केमिकल वगैरह या उनसे निकलने वाली गंदगी, ये सब चीज़ें प्रमुख संदूषक है। संदूषक का मतलब यहाँ पानी का दूषित होना है, ठीक है ना, पानी का नहीं, दूषित है, इसका मतलब है दूषित, यानी जल का दूषित होना। इसमें शामिल नाइट्रेट धातुएं, इसके अंदर क्या शामिल है, नाइट्रेट धातु और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर रही है। ये सब चीज़ें आपको जो हमने यहाँ ऊपर पढ़ा है कि आपके कृषि में रसायन मिल रहे हैं, घरों से जो गंदा पानी आ रहा है, आपके सीवरेज का पानी आ रहा है वो लगा लीजिए, आपके उद्योग धंधों से निकलने वाला केमिकल वाला जो पानी है, वो सब चीज़ें क्या है, इसे खराब कर रहा है, किसको, हमारे जल को प्रदूषित कर रहा है, दूषित कर रहा है। इसमें क्या शामिल है, इसमें नाइट्रेट धातु और पीड़कनाशी हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में भी पहुंच जाते हैं। अब ये पानी में मिल रहा है, अब पानी को साफ भी करके हमारे घरों तक पहुंचाया जा रहा है, पर फिर भी ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल साफ हो जाता है, तो बहुत से जो रसायन है वो हमारे शरीर तक भी पहुंच जाते हैं, और शरीर में पहुंच के क्या करेंगे भाई, वो बीमारियां पैदा करेंगे और हमें बीमार करेंगे, या शरीर में किसी न किसी तरह की कमी करेंगे, है ना। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्त्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकता है। अब हम संरक्षण को पढ़ रहे हैं कि पानी को कैसे सुरक्षित किया जाए। तो जब ये सब पानी में मिल भी जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, ये बताया गया है। तो यहाँ बताया गया है कि इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पहले ही अच्छी तरीके से साफ करना चाहिए पानी को, अच्छी तरह से। एक तो देखिए फैक्ट्री से जो पानी निकलता है या घरों से जो हमारे सीवरेज से जाता है, जहाँ से भी जो पानी जाता है, एक तो उसी पानी को साफ करना पड़े, या फिर उस पानी को पूरी नदी के पानी में मिला दो या किसी तालाब में मिला दो, फिर पूरे तालाब के पानी को साफ करो। तो कौन सा बेटर होगा, पहले हमें उनको साफ करना चाहिए, ठीक है ना। उस पानी को हम साफ करके, और जरूरी नहीं हम सीधा उसे पीने में यूज़ करें, उसे खेती में यूज़ कर सकते हैं, कपड़ या और किसी तरह के कामों में यूज़ कर सकते हैं। जो घर का घरेलू यूज़ का पानी, जो इंसानों के खाने पीने का पानी है, उसमें इसे यूज़ नहीं करना चाहिए। वन और वन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को, अब आ जाते हैं वन और अन्य वनस्पतियां आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं। अगर पेड़ पौधे हो, वनस्पति हो, तो क्या है, धरातलीय प्रवाह को धीमा कर देते हैं, जो पानी बहता है उसको, और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। पानी अगर बारिश होती है तो जो पौधे की, जो पेड़ की जड़ें हैं, वो भी पानी को नीचे सोखती हैं और पानी के प्रवाह को कम करती है। तो पानी वहीं ठहरता है, और ठहरने से क्या होगा, पानी हमारी अर्थ, जो हमारी धरती है, जो जमीन है, वो उसको सोख लेती है, और जो
जो पानी का जो हमारी भूमि में जो जल स्तर है ना उसका स्तर बढ़ता है, वो भूमि में पहुंचता है। एक तो क्या होगा, वो जमीन में जैसे धीरे धीरे नीचे पहुंचेगा तो वो वैसे भी फिल्टर हो जाता है पानी एक तरह से, है ना। तो ये बताएगा कि अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। जल संग्रह पृष्ठीय प्रवाह को बचाने के लिए दूसरी विधि है जल संग्रहण, पानी को इकट्ठा करना। जैसे बारिश का पानी होता है तो हमें अपने छतों का पानी और जो हमारे ऐसे मिल के ऐसे सिस्टम बना लेने चाहिए, छतों का पानी भी क्या है बड़े बड़े टैंकों में इकट्ठा किया जाए, तो उसको जल संग्रहण यहाँ बताया गया है। ये आपकी दूसरी विधि बताइए। एक आप पेड़ पौधे लगाओ, पेड़ पौधों की जड़ें पानी को सोखती हैं, वो पानी के प्रवाह को कम करती हैं। पेड़ पौधे जो होते हैं या वनस्पति जो होती है इससे पानी का प्रवाह, एक तो किसी चीज़, अब पानी बह रहा है तो उसको किसी चीज़ की रुकावट मिलती है तो थोड़ा थोड़ा ठहर ठहर के जाएगा। एक पानी को अगर पेड़ पौधे वनस्पति या घास वगैरह कुछ नहीं मिलेगी तो पानी डायरेक्टली बह के जाएगा, मृदा अपरदन भी करेगा और सीधा फ्लो होकर नदियों में, नदियों से डायरेक्ट समुद्र में पहुंच जाएगा। समुद्र में वो पानी मिल जाने के बाद हमारे यूज़ का नहीं रहता है। तो इसलिए पानी को कैसे बचाया जा सकता है, पेड़ पौधे लगाकर। और दूसरा जल संग्रहण, यानी बारिश वगैरह का पानी या आपके घर का घरेलू यूज़ का, जैसे बर्तन धोने का, कपड़े धोने का पानी, उसको इकट्ठा करके आप खेती के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, इस तरह से, ठीक है ना। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को संचित करने वाली नहरों को ठीक करना। अब जल का रिसाव भी होता है भाई, जैसे कच्ची नहरें हैं तो कच्ची नहरें में क्या होता है कि पानी जाता है तो पहले तो जो कच्ची नहर है तो मिट्टी जो है वो पानी को सोख लेती है और मिट्टी का कटाव कट भी जाती है, जिससे पानी साइडों में निकल के वेस्ट भी हो जाता है। तो इसलिए नहरों को क्या करना चाहिए, पक्का करना चाहिए, नहरों को सीमेंट से पक्का करना चाहिए। और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र को स्प्रिंकल, अब क्या करें, एक तो पानी सीधा खेतों में अगर सिंचाई के लिए हम पानी यूज़ करते हैं तो एक तो पानी को हम सीधा खोल देते हैं या खेत भर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसमें क्या होगा, जल वाष्पित ज़्यादा होगा। स्प्रिंकल का मतलब होता है छिड़काव, जैसे कि आपका यहाँ दिखाया गया है। अब पानी को आप देखते हो खेतों के अंदर फुहारे वगैरह लगाए जाते हैं, वो सब इसी में इंक्लूड हो जाता है कि ये स्प्रिंकल करेंगे, पानी को धीरे धीरे छिड़काव करेंगे तो छिड़कने से पानी क्या होता है, धरती के अंदर अब्जॉर्ब होता है और धीरे धीरे नीचे तक पहुँचता है और फसल में अच्छी तरह से जाता है। और क्या होता है, अगर हम पानी सीधा डायरेक्ट भर देते हैं तो वो पानी अब्जॉर्ब नहीं होता है, जितना वो नीचे अब्जॉर्ब होगा उसमें से कुछ पार्ट उसका वाष्पित हो जाता है, तो वो पानी वेस्ट हो जा रहा है हमारा, ठीक है ना। इसलिए स्प्रिंकल्स करेंगे, फव्वारे वगैरह का सिंचाई में यूज़ करना चाहिए। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेश, और ऐसे भी बहुत से प्रदेश हैं जहाँ बहुत गर्मी होती है, शुष्क प्रदेशों में, ठीक है ना, वाष्पीकरण जहाँ ज़्यादा होती है, जो आपके उष्ण कटिबंध के अंदर आ जाता है, वहाँ उन एरियाज़ में, या बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर खेती में जब हम सिंचाई के लिए पानी को यूज़ करते हैं तो ड्रिप इरिगेशन जिसको बोलते हैं, टपकन विधि, इसमें क्या किया जाता है, इसमें आपका दिखाया नहीं कि मैं आपको बताती थी। जैसे मान के चलिए ये आपका जैसे कि ये खेत है भाई, मैं यही ड्रॉ कर रही हूँ, इसमें अगर आपने यहाँ फसल उगाई है, यहाँ उगाई है, यहाँ उगाई, जिन कतारों में फसल उगाई जाती है ना, वहीं पर नालियों के द्वारा पौधे की जड़ों में, जैसे नाली बिछा दी जाती है पानी की नीचे, और नीचे ही पौधे की जड़ में ही वो पाइपें पानी छोड़ती है, थोड़ा थोड़ा, टपकन विधि है, थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ती है, जिससे पानी वेस्ट नहीं होता है। हमें फिर जो बीच में ये जगह बच जाती है ना, इसको पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम क्या करते हैं, साइडों में भाई नालियाँ बिछाकर पौधे की जड़ों में ही, जहाँ जहाँ फसल उगाई जाती है वहीं पौधे की जड़ों में ही हम पानी पहुंचा देते हैं, ठीक है ना। ड्रिप इरिगेशन में ऐसा होता है। अब आगे चलते हैं। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को हम सुरक्षित रख सकते हैं। सिंचाई में भी हम इन विधियों को अपना सकते हैं। हम नहरों को पक्का करवा सकते हैं, फव्वारे वगैरह लगा सकते हैं खेतों में, और जहाँ बहुत शुष्क एरिया, जहाँ बहुत ज़्यादा पानी वाष्पित होता है, वहाँ हम ड्रिप इरिगेशन कर सकते हैं। वहाँ पानी कम यूज़ होकर पौधों की जड़ों को हमेशा पानी मिलता रहेगा। चलिए भाई, ये आपका जल कंप्लीट हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों को। थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगी वरना आपका वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर कहेंगे मैडम कोई भी वीडियो 1 घंटे से कम बनाती नहीं है। तो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शन में घूमकर ये सब यूज़ करना है भाई, यहाँ से पढ़ते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरित क्षेत्र में पाया जाता है। हमने हमारे लास्ट वीडियोस में पढ़ा था, जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। जीव कहाँ पनपेगा, जैवमंडल आपको कहाँ मिलेगा, जीव वहीं पनपेगा जहाँ उसको जमीन मिलेगी, हवा मिलेगी, पानी मिलेगा, है ना। तो जहाँ जमीन भी है, हवा भी है और पानी भी है, उस एरिया में ही जीव का जन्म हो सकता है, यानी कि जीव पनप सकता है। तो उसे ही क्या कहा जाता है, जैवमंडल कहा जाता है ना। तो जैवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए, यहाँ देखिएगा, सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए परस्पर एक दूसरे पर परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। क्या होता है, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए खाना पानी सब कुछ चाहिए ना, तो क्या होता है, वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। फूड चेन बनी होती है ना, एक खाद्य श्रृंखला जिसको बोलते हैं, कि भाई घास को आपका हिरन या गाय वगैरह या वो
एनिमल्स खाते हैं उसको फिर शेर खाता है। इस तरह से जो एक फूड चेन बनी हुई है, और इंसानों को भी खाने के लिए पेड़ पौधे चाहिए, पेड़ पौधों को हवा पानी और आपका सूरज की रोशनी चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए ना, तो ये क्या आपकी फूड चेन है। तो इसमें क्या हो गया, सभी एक दूसरे पर आपस में परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को ही क्या कहा जाता है, पारितंत्र। जब एक एरिया के लोग, एक एरिया के जीव जंतु जिसमें इंसान भी शामिल होते हैं, एक एरिया या एक जगह, वहाँ के सभी जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जीवन जीने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं ना, उसी को पारितंत्र कहा जाता है। आपका पारितंत्र उसे ही कहा जाता है, ठीक है ना। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। जो वनस्पति है और वन्य जीवन है, ये भी आपके बहुमूल्य संसाधन है भाई। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, पौधों से पेड़ बनते हैं, पेड़ पौधों से हमें इमारती लकड़ी मिलती है। अब जो प्राणी हैं, जो पशु पक्षी हैं, उनको रहने के लिए आश्रय देते, पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं, बहुत से पशु भी इनके अंदर रहते हैं, उनको खाने के लिए घास मिलती है ना, और इनको आश्रय मिलता है। ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भाई, इंसानों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, और मृदा की जो पेड़ पौधों की जड़ें हैं, जो वनस्पति, चाहे वो घास फूस है, चाहे आपकी झाड़ियाँ हैं, चाहे बड़े पेड़ हैं, चाहे छोटे पेड़ हैं, सब क्या है, अपनी जड़ों को मिट्टी को जड़ों में जकड़े रखते हैं, जिससे मृदा अपरदित नहीं होती है। और उसी मृदा में आपको उर्वरक और ये सब चीज़ें, भाई उपजाऊ मृदा है तो उसमें आपकी फसल भी अच्छी होती है ना। तो इसलिए क्या है, वनस्पति जरूरी है। रक्षक मेलखा के रूप में कार्य करते हैं। अब हमने पीछे ही पढ़ा था लास्ट वीडियो में ही कि पेड़ पौधे, जैसे हम मृदा के अपरदन को रोकने के लिए रक्षक मेखला बनाते हैं। मेलखा मैं गलती से बोल जाती हूँ भाई, मेखला, रक्षक मेखला बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे पेड़ों के कतार में लगा दिया जाता है, और वो पेड़ हवा से जैसे तेज हवाओं को रोकते हैं, ताकि हवाएं अपने साथ मिट्टी उड़ा के, जो आपकी मृदा है उसको उड़ा के ना ली जा सके। भूमिगत जल के संग्रह में सहायक होते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि पेड़ कैसे भी पानी का संग्रहण करते हैं, क्योंकि पेड़ की जो जड़ें होती है, जब बारिश होती है तो पेड़ की जड़ें भी पानी को अब्जॉर्व करती हैं और नीचे मिट्टी को संभाले रखती है, पानी के प्रवाह को कम करती है। पानी का प्रवाह भी कम होता है पेड़ पौधों से, घास फूस से, वनस्पतियों से, और वो पानी को सोखती भी हैं। तो वो पानी कहाँ जाएगा, वो पानी हमारी हमारा जो भूमि में जो पानी है उसके भूमि जल के लेवल को बढ़ाएगा। तो इस तरह से ये पेड़, अब आपको पता होना चाहिए क्या क्या करते हैं, इनको ध्यान से समझिएगा, बहुत ईजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। भूमिगत जल के संग्रहण में सहायता करते हैं। हमें फल, पेड़ पौधों से तो फल मिलते हैं। लेटेक्स है जिससे हमारा रबड़ बनता है। तारपिन का तेल, गोंद, औषधि, कागज, बहुत से, सभी पेड़, ऐसा नहीं कि एक पेड़ से हमें सब चीज़ें मिल जाती है, सभी पेड़ पौधे कुछ ना कुछ हमें देते हैं। किसी से लकड़ी मिलती है, किसी से औषधियाँ मिलती है, किसी से तेल, किसी से गोंद, किसी से फल, है ना। ये सब चीज़ें हमें पेड़ पौधों से मिलती हैं, यानी वनस्पति से मिलती है। जो आपके लिए आवश्यक है, पौधों के असंख्य उपयोग, उनमें से आप कुछ, या आप अपनी तरफ से कुछ और भी जोड़ सकते हैं। आपको पता है जोड़ना क्या, मतलब कि आप अपने दिमाग में डाल लीजिए कि आपको पेड़ पौधों से क्या क्या मिलता है, आप सोच के देखिए, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा। क्योंकि हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, ज्योग्राफी तो ऐसा सब्जेक्ट है, हम अपने चारों तरफ इसको देखते हैं, तो ज्योग्राफी को तो हम अपने एनवायरनमेंट से, अपने खुद से जोड़ के भी अच्छे से समझ सकते हैं। वन्य जीव के अंतर्गत जंतु, वन्य जीवन, अब पेड़ पौधे नहीं, वन्य जीवन में पेड़ पौधे भी आ जाते हैं और जीव जंतु भी आ जाते हैं। तो जीव जंतु, पक्षी, कीट और जलीय जीव भी शामिल हो जाते हैं। अब यहाँ तक तो थी पौधों की बात, पेड़ पौधों की बात, अब हम पढ़ रहे हैं जंतुओं के बारे में। तो जंतुओं से हमें क्या मिलता है, दूध मिलता है। जैसे हमारी गाय भैंस हम दूध देती हैं। बहुत से ऐसे पशु हैं या बहुत से ऐसे जीव हैं जिनसे हमें मांस मिलता है, खाल भी मिलती है, उनकी ऊन भी प्राप्त होती है ना। जैसे चिकन वगैरह, मुर्गी वगैरह से आपको मांस मिलता है। बहुत से जानवरों की खाल भी काम आती है, जैसे भेड़ों से ऊन मिलती है। तो ये सब चीज़ें हमें कौन देते हैं, ये वन्य जीव दे रहे हैं। और कीट मतलब आपके ये, जैसे मधुमक्खियाँ में शहद देती हैं, और फूलों के परागकण में आपकी मदद करती, फूलों के परागण में मदद करती हैं मधुमक्खियाँ, ये कीट की मदद करती, जैसे भंवरे वगैरह हैं। तो पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और अपघटक का मतलब यहाँ आ जाता है, जैसे चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर करती है, चिड़िया कीटों को खाती है ना। तो ये क्या, संतुलन भी बनाए रहती है, किसी चीज़ की क्वांटिटी बढ़ती नहीं है। ये जो फूड चेन है, खाद्य श्रृंखला बनी हुई है, जो आपका पारितंत्र है, इसमें हर चीज़ का बैलेंस बना हुआ है। कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं हो पाती, क्योंकि हर चीज़ को उसको संतुलन बनाए रखने के लिए एक चीज़ एडवांस में उपलब्ध है आपको। जैसे कीट ज़्यादा हो जाएंगे तो चिड़िया हैं, चिड़िया कीटों को खा लेती हैं, है ना। इस तरह से अपघटकों के रूप में कार्य करते हैं। जैसे गिद्ध है, वो मृत जीव जंतुओं को खाने में
कारण एक अपमार्जक है। अब अगर जो जीव जंतु मर जाते हैं, ये इनको खाने में, या वरना ये कितना पोल्यूशन हो जाता है एक तरह से, भाई कितनी बुरी स्मेल आती है, गलते हैं जब ये सड़ते हैं तो कितना बुरा हाल होता है ना। तो उसके अपमार्जन में छोटे छोटे कीटाणु भी काम करते हैं, कीड़े वगैरह जो हो जाते हैं, एक गिद्ध वगैरह भी काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, एक बैलेंस बनाए रखते हैं, ये एक अपमार्जक के रूप में काम करते हैं। और पर्यावरण एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। ये पर्यावरण के महत्वपूर्ण शोधक समझे जाते हैं, जो आपका गिद्ध है ये। इसलिए चाहे प्राणी चाहे बड़े हो या छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। अब आपके छोटे प्राणी हो चाहे बड़े प्राणी हो, सभी क्या है, आपका जो पारितंत्र है उसमें बैलेंस बनाए हुए हैं। हर जीव की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, चाहे वो छोटे से छोटा कीड़ा हो, चाहे आपका बड़ा से बड़ा शेर हो, चाहे आपका ये गिद्ध हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना, सबका अपना एक महत्वपूर्ण रोल है इसमें। अब आ जाते हैं, ये तो हमने जीव जंतुओं को पढ़ा, ठीक है ना। अब हम प्राकृतिक वनस्पति का वितरण और पढ़ लेते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति का वितरण कैसे हुआ, कहाँ किस तरह की प्राकृतिक वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। भैया हम हमारे जो पीछे वीडियो पढ़ चुके हैं उनमें सब में पढ़ चुके हैं कि हमारी वनस्पति कहाँ कैसी है, जहाँ का जैसा मौसम होगा, जहाँ बारिश ज़्यादा होगी वहाँ कैसे पेड़ होते हैं, जब बारिश कम होती है वहाँ कैसे पेड़, जहाँ अधिक ठंड होती है वहाँ कैसे पेड़ होते हैं, है ना। पेड़ पौधे आपकी वनस्पति में आ जाते हैं। तो यही आपकी वनस्पति का वितरण है। इसको 4 भागों में बांटा गया, ये ध्यान से देखिए। एक आपका वन मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ अलग तरह के पेड़ मिलेंगे। वहाँ आपको जैसे सदाहरित पेड़, सदाबहार वन बोलते हैं, जो कभी अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते हैं, ऐसे पेड़ मिलेंगे, ठीक है ना। घास थल जहाँ बारिश कम होती है वहाँ घास मिलती है आपको। छोटे पेड़ का मतलब ये नहीं बहुत छोटे पेड़, हाँ, पर छोटे पेड़ और घास मिलती है। गुल्म आपका हो जाता है कांटेदार कटीली झाड़ियाँ, ऐसे एरिया जहाँ कांटेदार पेड़ मिलते हैं, कटीली झाड़ियाँ मिलती हैं जिनकी पत्तियाँ मोटी मोटी होती है, वो कहाँ मिलेंगे आपको, मरुस्थल वगैरह में जहाँ बारिश बहुत कम होती है। टुंड्रा वनस्पति आपको कहाँ मिलेगी, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ठंडे एरियाज़ में, जैसे आपके नॉर्थ पोल में, साउथ पोल में, और जहाँ बर्फ़ ज़्यादा गिरती है, या पहाड़ी एरिया भी जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना, वहाँ आपको टुंड्रा वनस्पति मिलेगी। भारी वर्षा वाले वनों में, अब हम यहाँ आ जाते हैं भाई, भारी वर्षा वाले वनों में वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होगी ऐसे पेड़ उगेंगे जिनको ज़्यादा पानी चाहिए। भाई जहाँ जैसा मौसम है, जैसी कंडीशंस है, वहाँ उसी तरह की वनस्पति जीव जंतु आपको मिलेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार वन प्रचुर जलापूर्ति वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऐसे पेड़ वहीं मिलेंगे जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती हो, आर्द्रता कम हो, और जैसे जैसे आर्द्रता मतलब होती है आपकी नमी, मौसम में पानी की कमी या नमी कम हो जाएगी, वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता भी कम हो जाएगी। ये सब हम हमारे वनस्पति वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगर इनको आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो पीछे आप पढ़ सकते हैं। अब जैसा जहाँ का मौसम है, आपको जहाँ अगर ज़्यादा बारिश हो रही है तो वहाँ काफ़ी बड़े और बहुत ही सघन पेड़ मिलेंगे, वृक्ष मिलेंगे। और जैसे जैसे पानी की कमी, आर्द्रता यानी मौसम में नमी की कमी आ जाती है, पानी की कमी आ जाती है, वहाँ उसी तरह के वन मिलेंगे, वहाँ उनकी सघनता कम हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे ज़्यादा पानी बारिश होती है वहाँ हमेशा आपको सदाहरित वन मिलेंगे, क्योंकि उनको पानी की कमी है नहीं, तो वो अपनी पत्तियाँ कभी नहीं गिराएंगे। अगर पेड़ पत्तियाँ गिराते हैं तो वो कब गिराते हैं, जब मौसम शुष्क होता है, जब पत्तियों से वाष्पीकरण होता है, पानी की जो पेड़ की पत्तियाँ होती है वो पानी को वाष्पित करती है ना। तो पेड़ों को जब लगता है कि पानी की कमी है, तो उस सीजन में वो अपने वृक्ष जो पेड़ है अपनी सारी पत्तियाँ गिरा देते ताकि पानी वाष्पित ना हो सके और उनकी जड़ों में पानी रह सके, ठीक है ना। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है। जहाँ कम बारिश होती है ना वहाँ छोटे पेड़, सामान्य वर्षा होती है जहाँ, वहाँ क्या होगी, छोटे पेड़ मिलेंगे और आपको घास मिलेगी। घास के बहुत बड़े बड़े मैदान है, जैसे आपका कंपोज, प्रेरी, डाउन्स, है ना, इस तरह के आपके अलग अलग घास के मैदान मिलेंगे। काफ़ी बड़े बड़े मैदान है, इनमें पेड़ मिल जाते हैं आपको, ऐसा नहीं बहुत छोटे पेड़ मिलेंगे, ठीक हाइट होती है उनकी जैसे हम अपने एरियाज़ में देखते हैं। पर जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जैसे आपके अमेजन का जो एरिया है वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पेड़ बहुत ही ऊंचे ऊंचे और बहुत ही सघन पेड़ मिलेंगे। वहाँ पेड़ इतने गहरे होते हैं कि सूरज की रोशनी भी धरती पर जो ज़मीन है वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, ठीक है। जिसमें विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है, जैसे मैंने आपको बताया, आपके प्रेरी, कंपोज, डाउन्स वगैरह के ये जो घास के मैदान है, ये पंपास वगैरह, ये वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में जहाँ कम वर्षा होती है ना वहाँ कटीली झाड़ियाँ और गुल्म उगते हैं। आपके गुल्म में आ जाएगा कटीली झाड़ियाँ, छोटे पेड़ पौधे, ठीक है ना। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती है। जो गुल्म होता है या जैसे आपका मरुस्थल है वहाँ कटीली झाड़ियाँ मिलेंगी, इनकी पत्तियों पर कांटे होंगे, पत्तियाँ मोटी होंगी, और इन पौधों की जड़ें क्या होती है, बहुत गहरी होती है नीचे तक, ताकि पानी को नीचे से भी ये
अब्जॉर्ब कर मतलब नीचे से पानी को ले सके और वाष्पोत्सर्जन में होने वाली आर्द्रता को, जो पानी जो वाष्पित होता है ना पत्तियों से, उसकी आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोटी सतह वाली होती हैं, ताकि पानी कम वाष्पित हो। इनकी पत्तियां जो होती है मोटी सतह की, मोम जैसी सतह की पत्तियां होती है, मोमी सतह की पत्तियां होती हैं और बहुत ही कांटेदार पत्तियां होती हैं इनकी। ये क्यों होती हैं? क्योंकि पानी का जो वाष्पोत्सर्जन है, जो पानी का वाष्पीकरण है वो कम हो। और ये कहाँ मिलेंगे? जहाँ बारिश कम होती है, बहुत कम होती है, आर्द्रता कम होती है, वहाँ। अब आ जाते शीत वाले। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित है। आपको ये पता होना चाहिए, मॉस और लाइकेन किस तरह की वनस्पति के पेड़ हैं? ये है आपकी टुंड्रा। और टुंड्रा कहाँ होती है? ध्रुवीय प्रदेशों में। ध्रुवीय प्रदेशों से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए जहाँ बर्फ वगैरह जमती है, जहाँ ठंड ज्यादा होती है। पिछले 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। अब 2 शताब्दियों की बात हो रही, पहले जितने थे ना उससे डबल से भी बहुत ज़्यादा लोग अब हो गए हैं। तो बढ़ती जनसंख्या, अब जनसंख्या बढ़ रही है तो उसके पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट दिए गए हैं। अब जनसंख्या जब ज़्यादा हो रही है तो उनके लिए घर भी बनाने पड़ेंगे, उनको फर्नीचर भी चाहिए, तो इसके लिए भी पेड़ पौधे कट रहे हैं। फर्नीचर बन रहा है, घर, लकड़ियाँ चाहिए, इमारती लकड़ियाँ घरों के लिए, कागज बन रहा है ना। और फिर सबसे बड़ी समस्या कि खाने के लिए भाई अनाज चाहिए, तो फसलें कहाँ उगाई जाएंगी? तो उन पेड़ों को काटकर जगह को साफ किया जा रहा है, फिर वहाँ उनके खाने के लिए फसलें या अनाज, फल, सब्जियां वगैरह उगाई जा रही हैं, ठीक है ना। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त होता जा रहा है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है, तो भाई उसको पूरा करने के लिए पेड़ों की कटाई की जा रही है। इसलिए इस बहुमूल्य संसाधन का संरक्षण को तो तुरंत आवश्यकता है। तुरंत मतलब अभी कंटिन्यूटी जितना काटे जा रहे हैं उससे ज़्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए। और ऐसे बहुत मतलब कि ऐसे हमें काम या हमें ऑप्शन रखना चाहिए कि जहाँ पेड़ों के बिना काम चल जाए, ठीक है ना। फर्नीचर आजकल जैसे प्लास्टिक में या आपके मेटल में बनने लगे हैं, तो हमें वो ऑप्शन चूज़ करना चाहिए ताकि जो लकड़ियाँ हैं वो लकड़ियों के लिए पेड़ ना काटे जाए और हमारा जो ये एनवायरनमेंट का जो संतुलन बना हुआ पेड़ों से वो बना रहे। अब आ जाता है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव का संरक्षण, ठीक है ना। अब तक हमने प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव के बारे में पढ़ा कि कैसे कम हो रहे हैं, क्या है, कहाँ मिलते हैं। अब हम पढ़ेंगे उनको कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, हमें किस तरह से अपनी तरफ से योगदान करना चाहिए। तो वन हमारी संपदा है, जो हमें वन हमारी संपदा है और पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। देखो अगर पेड़ ही बने रहेंगे तो क्या होगा? पेड़ पौधों से जंतुओं को भी आश्रय मिलता है, जो जीव जंतु हैं। पेड़ बने रहेंगे तो जंतु भी बने रहेंगे। जब जंतुओं को आश्रय ही नहीं मिलेगा तो वो भी कम होते चले जाएंगे, है ना। तो इसलिए पेड़ों को तो मोस्टली संभाल के रखना है भाई, उनको और ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। और साथ ही पारितंत्र को भी रखते हैं। अनुरक्षित जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। अब दोनों तरह से काम चल रहा है, जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप। मानव ने हस्तक्षेप कर दिया और जलवायु में परिवर्तन। अब जलवायु में परिवर्तन कुछ तो नेचुरल है, कुछ पर ज़्यादातर उसमें भी हाथ किसका? भी मानव का ही है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मनुष्य ऐसे क्रियाकलाप कर रहा है कि जो आपकी क्लाइमेट है, जो आपकी जलवायु है, वो चेंज हो रहा है। पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन है, संकटापन मतलब खत्म होने की कगार पर हैं और असुरक्षित हैं। कुछ तो लुप्त होने के कगार पर हैं। वनोन्मूलन का मतलब होता है वन का काटना, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल हो जाती है आपकी जंगल में लगने वाली आग। जब जंगल में आग लगती है, जैसे आपके अमेजन में या ऑस्ट्रेलिया में कई जगह इतनी भयंकर आग लगी कि उस पर कंट्रोल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों की संख्या में जीव जंतु मर जाते हैं, प्रभावित होते हैं। और पेड़ों की तो गिनती नहीं, कितने ही पेड़ जलकर खत्म हो जाते हैं। भूस्खलन आ गया आपका। इनसे कुछ मानव और प्राकृतिक कारक है। ये सब क्या है? कुछ मानव है और कुछ प्राकृतिक कारक हैं, जिससे क्या हो रहा है, आपके जो वनस्पति है और वन्य जीवों को क्या हो रहा है, बहुत ही भाई ये खत्म हो रहे हैं, इनको नुकसान पहुंच रहा है ना। तो जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों को लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहे हैं। इनकी वजह से हमारी जो प्राकृतिक संसाधन है, जो ये प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव है, ये क्या हो रहे हैं? खत्म होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक है, ये तो भाई है। इनके अलावा भी एक और चिंता क्या है कि अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना, ठीक है ना।
भाई हम जो शिकार कर रहे हैं ना वो अनाधिकार शिकार, शिकार करने की संख्या का बढ़ना जो क्या है गैर कानूनी है। इसमें कुछ खास प्रजातियों को शामिल किया गया है, जैसे कि खास प्रजातियों की संख्या में कमी आई है। अब इन पशुओं का शिकार क्यों किया जाता है, जैसे पशुओं की खाल, चमड़ा, नाखून, दांत, पंखों और सींगों के साथ इन सब चीज़ों के लिए भाई मार्केट में इनको बेचा जा रहा है, अवैध घोषित कर रखा है, देश में गैर कानूनी है। और जो चीज़ अवैध घोषित कर दी जाती है वो महंगी हो जाती है, और महंगी होने के बाद उसके लिए तो लोग लालच में ज़्यादा ये काम करते हैं। तो जैसे पशुओं की खाल, चमड़ा, उनके पशुओं के जो खुर वगैरह होते हैं, उनके नाखून, दांत, हाथी दांत की बात आ जाती है, हाथियों को मारा जाता है दांतों के लिए। बहुत से पक्षी हैं जिनके पंखों का, जैसे मोर वगैरह आपके, इनके पंखों के लिए, और सींगों के लिए, जो आपके गैंडे वगैरह हैं इनके सींग, तो उनको एकत्रित करने के लिए शिकार किया जा रहा है। जो गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया गया है। इनमें से कुछ जंतु, इनमें से जो है चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक यानी कि आपका काला हिरन, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा जिसको आप हिप्पोपोटामस बोल देते हैं, हिम तेंदुआ और शुतुरमुर्ग और मोर शामिल है। इनका संरक्षण जरूरी है और संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। सभी को इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाए कि ये चीज़ें हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, संरक्षण इनका क्यों ज़रूरी है। तो सभी को इसके लिए अवेयर करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए सभी को, तभी हम इनका संरक्षण कर सकते हैं। कहने भर से संरक्षण नहीं होगा भाई। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और जैव मंडल निचय, ये 3 पॉइंट्स बताए हैं भाई। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और जैव मंडल निचय, ये हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए हैं। ये 3 कदम उठाए हैं देश भाई सभी देशों ने, ठीक है ना। तो ये क्या है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। संकरी घाटियों, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। जैसे संकरी घाटियों, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण, ऐसी भी संकरी घाटियाँ जो बड़ी भाई घाटियाँ हैं जहाँ वन जीव जंतु और वनस्पति पनपते हैं, झीलें हैं, आर्द्र भूमि है, इन सब जगह को भी संरक्षित रखना चाहिए, बचाए रखना है, ताकि इसमें क्या होगा, जो इसी में हमारे ये जो वनस्पति और वन्य जीव हैं यही पनपते हैं, तो इनको हम नष्ट होने से बचा सकते हैं। अभी हमने जब राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा था, तो चलिए भैया हम पहले राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल नीचे को पढ़ लेते हैं। तो ये इसमें दे रखा है, इसी में पढ़ेंगे। यदि प्रजातियों को सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए, यानी कि सापेक्ष संख्या का मतलब है कि जैसा अभी बना हुआ है, पहले से संतुलन चला आ रहा है, उनको अगर भंग न किया जाए ना, तो पर्यावरण में संतुलन बना रहेगा। अभी हमने भी जैसे पढ़ा था कि छोटे से छोटा जीव है चाहे बड़े से बड़ा जीव है, सभी पर्यावरण में अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, ठीक है ना। अगर उनमें से एक की भी कमी आती है तो क्या होगा, संतुलन बिगड़ जाएगा। तो उसी को इसमें बताया गया है कि उस सापेक्ष संख्या को भंग नहीं करना चाहिए। जैसे कंटिन्यूटी बनी आ रही है, जैसे लगातार वो अपना कंटिन्यूटी अपना काम करते आ रहे हैं, उसे भंग न किया जाए तो पर्यावरण में क्या होगा, बैलेंस बना रहेगा, संतुलन बना रहेगा। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दिए। भाई जैसे जैसे हम अब वनस्पति जीव जंतु कहाँ हैं, पेड़ जंगलों में रहेंगे ना, हैं वन्य जीव जो है वो जंगलों में रहेंगे, पेड़ पौधों में। तो अगर इंसान बढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे क्रियाकलाप कर रहे हैं, वो उन वनों में एंटर होते जा रहे हैं, तो बेचारों का उनका तो घर ही खत्म होता जा रहा है। पेड़ पौधों को काट रहे हैं तो उनका तो आश्रय खत्म हो रहा है ना। तो यही उनकी प्राकृतिक आवासों में हमने उथल पुथल कर दी है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार भी हो रहा है भाई। हम अपने लालच के लिए इनका शिकार कर रहे हैं, तो ये क्या है, विलुप्त हो रहे हैं या विलुप्त होने की कगार पर है। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता, लोगों को प्रादेशिक या एक पूरे प्रदेश में या समुदाय में सभी को जागरूक करना चाहिए। ऐसे कार्यक्रमों को बच्चों को स्कूल में सिखाना चाहिए, जो भी कोई संस्थाएं हैं वहाँ इन सब चीज़ों को बताना चाहिए। गाँव में भी इस तरह की जागरूक अभियान चलाने चाहिए, ताकि सभी लोग जागरूक हों और इन सब चीज़ों को बचा सके, रोक सकें हम, ठीक है ना। जैसे स्कूल में बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, विविध जातियों के निवासों का अवलोकन कर सकें, ये सब चीज़ें हमें करनी चाहिए। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनको व्यापार के विरुद्ध है। भारत में शेर, चीता, हिरन और भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। इन सब चीज़ों को अवैध बताया गया है। तो इस तरह से कदम उठाने चाहिए। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय मतलब जिसमें सभी देश शामिल हो, CITES जिसका फुल फॉर्म दी गई, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन
इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड फोना एंड फ्लोरा, फोना एंड फ्लोरा। इसकी फुल फॉर्म दी गई किसकी, CITES की। ये जो आपका CITES दिया गया ना, इसकी फुल फॉर्म दी गई है ये। इसकी स्थापना की गई है, ध्यान रखिएगा। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर लीजिए। इसकी स्थापना की गई है, जिसमें क्या किया गया है, इसमें प्राणियों को और पक्षियों को अनेक जातियों की सूची बनाई गई है। कौन से प्राणी और पक्षी हैं भाई, बहुत से प्राणी और पक्षियों की सूची बनाई गई है। इस सूची में दिए गए सभी प्राणियों और पक्षियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे प्राणी और पक्षियों की सूची बनाई गई जो खत्म होते जा रहे हैं या विलुप्त होने के कगार पर है, उनकी एक सूची बनाई गई है और उनके शिकार पर या व्यापार पर रोक लगा दी गई है। ठीक है ना। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। चलिए भाई अभी हम इनको पढ़ लेते हैं। देखिए जैव मंडल नीचे को पढ़ते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था जैव मंडल नीचे क्या है, तो जैव मंडल नीचे ये हमारे जो UNO है, जो उसकी यूनेस्को की जो एक यूनेस्को जो संस्था है, UNO की जो संस्था है यूनेस्को, उसने क्या किया, उसने पूरे वर्ल्ड में ऐसे ऐसे एरियाज को चुना जिसमें मतलब कि उन वन्य जीवों की सुरक्षा मिल सके, जो खत्म वन्य जीव जो खत्म होने के कगार पर हैं उनको संरक्षण मिले। उस एरिया को, उस जगह को वन्य जीव का नाम जैव मंडल नीचे का नाम दे दिया गया है। यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है। रक्षित क्षेत्र मतलब ऐसे एरिया, आपके इंडिया में भी बहुत से वन्य जीव जीव मंडल नीचे हैं। यहाँ पर बाहरी लोगों के आने जाने पर इंसानों की जो है, इंसान वहाँ पर जाना मना है बिल्कुल ही। वहाँ सिर्फ उन जंगलों को या उस एरिया को जैव मंडल नीचे कह दिया गया है और उसके अंदर वो जो वन्य जीव है वो सुरक्षित महसूस कर सके और उनका विकास हो सके, वो अंदर पनप सके। ठीक है ना। उनको संरक्षण और विकास के बीच संदर्भ को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। ठीक है ना। यह आपके जैव मंडल नीचे है, वो उस एरिया को एक तरह से सुरक्षित कर दिया गया है, रक्षित कर दिया गया। उसमें किसी भी तरह की मानव के क्रियाकलाप नहीं होंगे, ना किसी तरह से मनुष्य उसके अंदर एंटर करेगा, चाहे वो लकड़ी, इमारती लकड़ी लेनी हो, चाहे ईंधन लेना हो, चाहे किसी तरह की औषधि जड़ी बूटी, वहाँ उनको रोक लगा दी गई ताकि वो एनिमल्स वहाँ, वो जीव जंतु हैं वो वहाँ पनप सकें, उनकी प्रजातियाँ बढ़ सके। ऐसी भी वहाँ पॉसिबिलिटीज़ की गई हैं। विकास भी, संरक्षण भी मिले और उनको विकास भी मिले। कहाँ, वन्य जीव अभ्यास, जो आपके वन्य जीव नीचे हैं वहाँ। और ये क्या, आपके यूनेस्को, जो आपके UNO है, UNO की जो संस्था है यूनेस्को, उसने उसको पूरे वर्ल्ड में ऐसे एरियाज को चुना है जहाँ वन्य जीव जो है जो खत्म होने के कगार पर है उनके लिए। ठीक है ना। अच्छा जी, अब ये और पढ़ लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान होते हैं जिसको देश में सरकार करती है। राष्ट्रीय उद्यान में वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारी तंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया जाता है। ये ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ भाई एक या एक से अधिक पारी तंत्र की परिस्थिति मतलब कि उनको सुरक्षित किया जा सके, ये राष्ट्रीय उद्यान होते हैं आपके। चलिए भाई, आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। यहीं मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।